Assalamu alaikum dear students. How are you? I welcome you all. Today we are going to discuss the topic factories come up. This is the topic taken from the chapter The Age of Industrialization. In our last lecture we discussed about industrialization in the colonies. So last lecture में हमने डिस्कस किया the age of Indian textiles जिसमें हमने देखा कि किस तरह से पुटिंग आउट सिस्टम या दादनी सिस्टम के अंडर हिंदुस्तान में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे वो प्रोड्यूस किए जाते थे, फिर इंटरनेशनल मार्केट में बेचे जाते थे और किस तरह से नई जो पॉट सिटीज़ है वो इमर्ज हो गई ब्रिटिश रूल के अंडर। और पुरानी जो सिटीज़ थी सी पॉट्स थे जैसे सूरत था, हगली, मैसूलिपट्टनम, वो किस तरह से डिक्लाइन हो गए। फिर हमने और एक चीज़ डिस्कस की, जो वर्कर्स थे उनकी क्या कंडीशन हो गई, आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन उनके साथ क्या हुआ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्ट्रीज़। जो अर्लीस्ट फैक्ट्रीज़ हिंदुस्तान में बनाई गई वो किस तरह से बनाई गई और कहाँ पे बनाई गई। आपके सामने जो स्क्रीन पे स्टेटमेंट है आप उसको गौर से पढ़ लीजिए। द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप इन 1854 and it went into production 2 years later. By 1862, 4 mills were at work with 94,000 spindles and 2,150 looms. Around the same time, jute mills came up in Bengal, the first being set up in 1855 and another one 7 years later, that is in 1862. In North India, the Ellen mill was started in Kanpur in the 1860s, and a year later, the first cotton mill of Ahmedabad was set up. By 1874, the first spinning and weaving mill of Madras began production. तो यहाँ आप जितने भी मिल्स के नाम पढ़ते हैं 1854 से लेकर 1874 तक, ये आपको तीन सेंटर्स के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट इज़ बॉम्बे, सेकेंड वन इज़ फॉलोड बाय बंगाल, दैट इज़ कलकत्ता, एंड द थर्ड वन इज़ अहमदाबाद। सो दीज आर कॉल्ड द अर्लीस्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑफ इंडिया। इवन जो अहमदाबाद है उसको कभी कभार कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन बॉम्बे के बारे में पढ़ेंगे, फिर कलकत्ता और फिर अहमदाबाद के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे हु सेट अप दीज इंडस्ट्रीज, वेयर डिड दे कैपिटल कम फ्रॉम, हु केम टू वर्क इन द मिल्स। ये कुछ क्वेश्चंस है जिनका हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे और कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जो मैं इसी टॉपिक में क्लियर करूँगा। सो होप आप एंजॉय करेंगे। द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर हम बोलते हैं उस पर्सन को या उन पर्सनस को जो खुद अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, या हम कहेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले ही कहा बॉम्बे के बारे में, बॉम्बे ब्रिटिश रूल से पहले, या हम कहेंगे जब यूरोपियन कंपनीज यहाँ पे आई, तो उस टाइम पे जो बॉम्बे था इट वाज अ प्लेस ऑफ 7 आइलैंड्स। 7 आइलैंड्स को मर्ज करके फिर इसको एक आइलैंड बनाया गया और इस तरह से बॉम्बे की सिटी मर्ज हो गई। कलकत्ता जो कि कैपिटल सिटी रही ब्रिटिश इंडिया में 1911 तक, सो ये थी बंगाल। और इसके बाद अहमदाबाद मिल, या हम कहेंगे अहमदाबाद के बारे में, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बात है वो है बॉम्बे की। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बॉम्बे है वहाँ पे कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे जिन्होंने इंडस्ट्री सेटअप की। तो हम डिस्कस करें हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट्स के बारे में। एज यू नो, 1850s के बाद जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, कैपिटलिस्ट्स थे, जिनके पास पैसा था, उन्होंने हिंदुस्तान में इन्वेस्ट किया पैसा, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनाई और यहीं का लेबर भी यूज़ किया, यहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज़ किया और रॉ मटेरियल भी यहीं से कलेक्ट करते थे और प्रोडक्शन के बाद हिंदुस्तान का ही मार्केट यूज़ करते थे। इट मीन्स जो कुछ भी प्रोडक्शन होती थी वो हिंदुस्तान में ही बेची जाती थी। तो इसका मतलब ये हुआ इंडिया बिकेम अ वास्ट मार्केट, और वी कैन से इट टर्नड into a vast market from a biggest exporter of finished goods during the 18th century। 18th century में एक्सपोर्टर था finished goods का, 19th century में ये बन गया इम्पोर्टर और बाद में बन गया वास्ट मार्केट फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स। तो हिंदुस्तान में दो तरह की इंडस्ट्री सेटअप हो गई, एक वो जो ब्रिटिश या हम कहेंगे यूरोपियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने एस्टैब्लिश की अपना पैसा इन्वेस्ट करके, दूसरी वो इंडस्ट्रीज़ जो हिंदुस्तान के ही लोगों ने, हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट ने एस्टैब्लिश की। तो वी कैन से फॉरेन ओन्ड इंडस्ट्रीज़ एंड इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज़। यस,
फॉरेन ओन्ड इंडस्ट्रीज़ एंड इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज़। तो जो इंडस्ट्रियल फेज़ था ये एक जैसा नहीं था ब्रिटिश पीरियड में, या यूँ कहेंगे हिंदुस्तान के हर पार्ट में एक जैसा इंडस्ट्रियल फेज़ नहीं रहा। क्यों? अगर हम कॉलोनियलिज्म की बात करें तो यू नो दैट द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म स्टार्टेड अर्लियर, जो अर्लियर फेज़ था कॉलोनियलिज्म का, इट स्टार्टेड इन बंगाल। और बंगाल को हम जब ट्रेस करते हैं इट इज़ इन ईस्टर्न पार्ट, then from east it separate to north and south, and then last it separate to western part of the India। तो पहले ईस्ट में कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हुआ, फिर नॉर्थ और साउथ में, फिर इसके बाद वेस्ट। तो यूँ कह सकते हैं वेस्ट वाज लीस्ट अफेक्टेड बाय द कॉलोनियलिज्म, क्योंकि यहाँ 1818 के बाद ही कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हो गया, जबकि आपको पता है बंगाल में स्टार्ट हो गया 1700, बल्कि उससे भी पहले स्टार्ट हो गया 1700 ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो गया बंगाल में। तो बंगाल में काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हो गई ब्रिटिश रूल के अंडर। फिर नॉर्थ की बात करें वहाँ पे भी, साउथ की बात करें वहाँ पे भी। तो वेस्टर्न पार्ट काफ़ी देर तक जो है लीस्ट अफेक्टेड रहा कॉलोनियलिज्म की वजह से। तो इस वजह से जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे जो ट्रेडर्स थे या बैंकर्स थे या मर्चेंट्स थे या फिर जिनको आप मनी लेंडर्स कहते हैं, ब्रोकर्स थे, इन सब ने काफ़ी पैसा कमाया था एक ट्रेड के ज़रिए जो चाइना के साथ हो रहा था। तो वो पैसा फिर इन्वेस्ट किया गया इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करने में। तो यू कैन अंडरस्टैंड वेस्ट में जो वेस्टर्न इंडिया की हम बात करें, वेस्ट में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई दैट वाज स्टार्टेड बाय दीज वी कैन से ब्रोकर्स, मनी लेंडर्स और समटाइम्स ट्रेडर्स एज वेल, मर्चेंट्स। तो इन्होंने स्टार्ट की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बॉम्बे से। जैसा कि बॉम्बे की इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही दी, दैट वाज वंस अपॉन अ टाइम the place of 7 islands. Later on it was merged into one island and became a famous Bombay city। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश की और फिर बाद में हिंदुस्तानियों ने भी अपनी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश की। तो हिंदुस्तान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स यहाँ पे थे वो कौन थे, ऐसे कौन से लोग थे? तो बॉम्बे में, या जिसको आज मुंबई कहते हैं, बॉम्बे में सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट की थी हिंदुस्तानियों में जिनकी हम बात करें, वो थे पारसीज़। पारसीज़ मीन्स ज़ोरोस्टेरियंस और द वर्शिपर्स ऑफ फायर एंड सन। ये वो लोग हैं जो सन या फायर की वर्शिप करते हैं, दे आर कॉल्ड पारसीज़। तो डिफरेंट पार्ट्स से कंट्री, हिंदुस्तान के डिफरेंट पार्ट्स से पारसीज़ आए हुए थे जो सेटल हो गए बॉम्बे में आइदर इन 18th सेंचुरी और इन 19th सेंचुरी। तो 18th 19th सेंचुरी में बहुत सारे पारसीज़ सेटल हो गए बॉम्बे में। तो इसका मतलब वो बॉम्बे के रेजिडेंट्स नहीं थे। एक बात, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने स्टार्ट कैसे की? तो पारसीज़ का रिलीजन जो है उसने वो एक फैक्टर बन गया, क्योंकि दे बिलीव्ड दैट वर्क इज़ वर्शिप। जो काम है वो इबादत है, इसलिए वो काम करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। तो उनका काम क्या था? मोस्टली उनका काम था जो पैसा है उसको सूद पे देना, एक। दूसरा, टू एक्ट एज अ ब्रोकर। ब्रोकर मीन्स मिडल मैन, और वी कैन से जिनको हम दलाल भी कहते हैं पर्शियन टर्म में। तो ये कैसे? जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे उनके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, और जब वो प्रोडक्शन करते थे फिर मार्केट की ज़रूरत थी। तो कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी ये पारसीज़ को पता था, कौन सी चीज़ कहाँ बेचनी है ये भी उन्हें पता था, क्योंकि उनके पास काफ़ी डीप नॉलेज थी इन चीज़ों की, वो रेजिडेंट्स थे हिंदुस्तान के। तो दे एक्टेड एज ब्रोकर्स, एक से चीज़ें खरीदना, दूसरे को बेचना, दूसरे से खरीदना, तीसरे को बेचना। दिस हेल्प्ड देम टू अर्न मनी, अर्न द प्रॉफिट्स। तो दूसरा फैक्टर ये था। तीसरा, दे वर एजुकेटेड पर्सनस एंड वर वेल नोन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। उनको बहुत सारी ज़बानें आती थी। तो बॉम्बे में उनके लिए टर्म यूज़ की जाती थी दोबाशी। दोबाशी मीन्स द पर्सन हैविंग टू लैंग्वेजेस, और द पर्सन हु इज़ नोन टू स्पीक इन टू और मोर लैंग्वेजेस। दो मीन्स टू, बाशी मीन्स लैंग्वेजेस। तो उन्हें फ़्रेंच भी आती थी, उन्हें पुर्तगीज़ की लैंग्वेज भी आती थी, उन्हें इंग्लिश भी आती थी, उन्हें हिंदुस्तानी लैंग्वेजेस भी आती थी। तो वो
ट्रांसलेटर्स के तौर पे भी एक्ट होते करते थे। मतलब जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे उनके लिए वो ट्रांसलेटर का काम करते थे, जिसके साथ बात करनी है तो वो बीच में बात करते थे। तो तीसरा फैक्टर जो इम्पोर्टेंट था इस चीज़ के लिए वो था उनकी लॉयल्टी। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, दे बिलीव्ड दैट द पारसीज आर द मोस्ट लॉयल कम्युनिटी इन इंडिया, क्योंकि जो पारसीज थे वो चाहते थे जो ब्रिटिश रूल है वो कंटिन्यू हिंदुस्तान में रहे ताकि हम प्रोग्रेस करें, और इस वजह से वो ब्रिटिशर्स के काफ़ी नज़दीक रहते थे। तो ब्रिटिश ऑफिशल्स हों, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, या फिर ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स हों या यूरोपियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स हों, ये पारसीज उनके साथ काफ़ी क्लोज लिंक रहते थे, और ब्रिटिशर्स का भी एटीट्यूड इनके तरफ फ्रेंडली था, क्योंकि वो समझते थे दीज आर द सिविलाइज्ड पीपल, these are what we can say well educated people, and they can be controlled, and they believed that these are our true subjects, ये हमारे ट्रू सब्जेक्ट्स है पारसीज। तो इस वजह से जो ये पारसीज थे इनको मौका मिला इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ रहने का, सीखने का, इनपुट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, मिल कैसे स्टार्ट की जाती है, वर्कर्स कैसे काम करते हैं, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाना है, प्रोडक्शन को मार्केट में कैसे बेचना, ये सब सीख लिया। तो इस तरह से कुछ पारसीज ने जो पैसा कमाया था वो इन्वेस्ट किया मिल बनाने के लिए, या फिर कुछ पारसीज ने वो इंडस्ट्रीज़ खरीदी जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान बेची। अब क्यों बेची? क्योंकि उनका मार्केट लॉस हो गया, वो चल नहीं पाया, और दूसरा जो उस टाइम पे डिस्टर्बेंसेस थे वर्ल्ड में, तो उस वजह से उनको लॉस हुआ। तो लॉस होने की वजह से उन्होंने बेच दिया, और ख़रीदने वाले यही पारसीज थे। तो या तो इन्होंने खुद इंडस्ट्रीज़ बनाई, या तो फिर उन्होंने ख़रीद ली और फिर उनको स्टार्ट किया। अब एक और फैक्टर था जिसकी वजह से पारसीज को हेल्प यहाँ पे मिली इंडस्ट्रीज़ बनाने में, वो था ट्राईएंगुलर ट्रेड। यस, ट्राईएंगुलर ट्रेड, इट मीन्स द ट्रेड बिटवीन 3 कंट्रीज़। अब देखते हैं ट्रेड कैसा था। ये ट्रेड था बिटवीन इंग्लैंड, इंडिया एंड चाइना। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। जो चाइना है वो काफ़ी मशहूर थी उस टाइम पे टी के लिए, यानी वहाँ पे टी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती थी, और टी की ज़रूरत थी इंग्लैंड के लोगों को, वो चाय पसंद करते थे पीना, तो वो चाहते थे हम चाइना से ये टी खरीद लें। लेकिन जो चाइना के लोग थे उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। मतलब ये अपना पैसा, यूरोपियंस अपना पैसा लेकर चाइना जाते थे, वहाँ से नहीं खरीद पाते थे, क्योंकि वो नहीं बेचना चाहते थे पैसों को या किसी और चीज़ को। अब इसके लिए ब्रिटिशर्स ने क्या चाल चली, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आदत, एक एडिक्शन डाल दिया चाइना में, और वो एडिक्शन था ओपीएम का यूज़ करना, ओपीएम पीना। तो जैसे जैसे चाइनीज़ लोगों को ओपीएम की लत लग गई, वैसे वैसे वो खरीदने लगे ओपीएम इन ब्रिटिशर्स से, इन यूरोपियन से। तो ओपीएम कहाँ से मिलता था? इंडिया से। तो अब ये ऐसे समझेंगे, इंग्लिश या यूरोपियंस इंडिया से ओपीएम खरीदते, इस ओपीएम को ले जाकर चाइना में बेचते, बदले में वहाँ से टी लाते और ले जाते इंग्लैंड। तो देखिए कैसे, इंग्लैंड टू इंडिया, इंडिया टू चाइना, चाइना टू यूरोप, वंस अगेन वापस हो गया। फिर से इंग्लैंड से आए इंडिया, यहाँ पे ओपीएम खरीदा, ओपीएम खरीदने के बाद चाइना गए, वहाँ से टी खरीदी, टी लेकर सीधे वापस अपने मुल्क इंग्लैंड चले जाते। तो इस तरह से ये ट्रायंगुलर ट्रेड था, और इस ट्रेड में जो जूनियर पार्टनर्स थे जो हेल्प करते थे ब्रिटिशर्स की, दीज वर पारसीज। तो आपको खुद समझ आ गया कि किस तरह से कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने हेल्प किया पारसीज को अपनी ये अर्ली इंडस्ट्रीज़ बॉम्बे में बनाने के लिए। तो जब ये बॉम्बे में पहले पहले सेटल हुए तो इनकी जो मेजॉरिटी थी वो अच्छी खासी थी, तो काफ़ी रिच भी हो गए थे, काफ़ी क्लोज थे। सो डिफरेंट फैक्टर्स हेल्प्ड पारसीज टू एस्टैब्लिश देयर इंडस्ट्रीज। सो नंबर वन फैक्टर, इट वाज देयर रिलीजन which promoted their business. Second, it was their translation activity, that means translating words between two or more people. Third, acted as brokers, rate fix करना, products को बेचना, raw material खरीदना for the Britishers, for British industrialists. Third, their loyalty towards the Britishers. And fourth one, triangular trade between India, China and Europe. So all these factors helped them to establish their industries in Bombay. Now Bombay became industrial city. After independence, it came to be known as filmy city, as today we know.
इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज फिल्म सिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको बॉम्बे की बात समझ आई कि किस तरह से पारसीज़ ने वहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप किया। तो बहुत सारे पारसीज़ थे जिन्होंने ये इस्टेब्लिश किया, उनका नाम आप इस टेक्स्ट में हासिल कर सकते हैं। बहुत से नाम है, जैसे यहाँ पे ये दिन शाह पेटिट है या जमशिद जी टाटा है। तो इन्होंने कैसे इंडस्ट्री सेटअप की, कहाँ पे, बॉम्बे में। अब हमारा दूसरा इंडस्ट्रियल सिटी है वो है कलकत्ता। तो कलकत्ता जो है, या बंगाल की हम टोटल बात करें, बंगाल काफ़ी मशहूर हुआ करता था, आज भी है प्रोडक्शन के लिए। कौन सी प्रोडक्शन? कॉटन एंड जूट, ये दिमाग में रखिए, कॉटन एंड जूट। बंगाल की जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल है, इस वजह से वहाँ पे जूट और कॉटन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, आज भी होता है। अब बांग्लादेश की बात लीजिए, वहाँ पे काफ़ी कॉटन प्रोड्यूस होता है। तो जो बंगाल था उस टाइम पे, कलकत्ता उसकी कैपिटल सिटी थी। तो बंगाल में ये जूट और कॉटन निकलता था, इस वजह से इंडस्ट्री सेटअप करना इजी हो गया। लेकिन यहाँ सेटअप करने वाले कौन थे? वंस अगेन दीज वर द यूरोपियंस एज वेल एज इंडियंस। तो यूरोपियंस की हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा, फिलहाल इंडियंस की बात करेंगे क्योंकि उन्हीं की बात चल रही है। तो इंडियंस में यहाँ पे एक बिजनेस कम्युनिटी थी, दे वर कॉल्ड एज मरवारीज। जी, दे वर कॉल्ड एज मरवारीज। Why were they called as Marwaris? Because they had come from मरवार रीजन ऑफ राजस्थान। राजस्थान में एक रीजन है जिसका नाम है मरवार, मुगल टाइम्स पे भी वो काफ़ी मशहूर था। तो ये लोग वहीं से आए थे और सेटल हुए थे कलकत्ता में, ये सोच कर कि हम अपना कुछ काम करेंगे। अब ये मरवारी थे कौन? ये मरवारी काफ़ी मशहूर थे मिडिवल टाइम से ट्रेड में। ट्रेड किस चीज़ का करते थे? ख़ास तौर पे तो ट्रेड किस चीज़ का ये करती थी? ओबेसली जो राजस्थान एरिया है वो काफ़ी मशहूर है डेज़र्ट और सेमी डेज़र्ट एरियाज़ के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। इस वजह से जो ज़्यादातर लोग हैं वो लाइव स्टॉक पे डिपेंड करते हैं, और जो कभी कभार वो एग्रीकल्चर के साथ भी एंगेज रहते हैं, दैट इज़ पार्ट टाइम। तो उन्हीं लाइव स्टॉक में से उन्हें काफ़ी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे जो एनिमल्स है उनको बेचना, जैसे ऊंट उसको बेचना या जानवर बेचना, मिल्क बेचना या मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेचना, वूल, ये सब चीज़ें वो बेचा करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाकर। तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग थे मरवारीज़, इन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस था मार्केट के बारे में, कहाँ पे चीज़ें बिकती है। तो जब ये सेटल हो गए कलकत्ता में, तो वहाँ पे भी इनकी ये एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रही। तो इंटरनल ट्रेड में ये कंटिन्यू रहे, लेकिन इंटरनल ट्रेड के साथ साथ ये और भी काम करते थे, जैसे ब्रोकर्स, जैसे कि पारसी करते थे ब्रोकर्स का काम, मनी लेंडिंग का काम, पैसा सूद पे देना फिर वापस लेना। तो इस तरह से इनका ये काम चलता रहा। दूसरी बात, ये ज़्यादातर जो ये लोग थे ये ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स के यहाँ काम करते थे, इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, either as workers और sometimes as clerks। तो इस दौरान इन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल किया कि हमें इंडस्ट्रीज़ कैसे चलानी है, इंडस्ट्री में किस तरह से लोग काम करते हैं, प्रोडक्शन कैसी होती है, रॉ मटेरियल को कैसे ख़रीदते हैं, कन्वर्ट कैसे करना है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था इनमें। दूसरी बात, ये भी एंगेजड थे पारसीज़ की तरह, जो ट्रायंगुलर ट्रेड था बिटवीन इंग्लैंड, इंडिया एंड चाइना। तो इस वजह से इनके पास पैसा भी आ गया। अब पैसा आने के बाद ये भी उसी पारसी ट्रेंड पे चलने लगे, जिस तरह से पारसीज़ कर रहे थे, अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करा, आहिस्ता आहिस्ता किया, या कहीं पे उन्होंने इंडस्ट्रीज़ ख़रीद ली। तो नतीजा क्या हुआ? ये मरवारी कम्युनिटी काफ़ी मशहूर होने लगी कलकत्ता में। तो यहाँ पे एक मरवारी जो बिजनेसमैन है उसका नाम दिया भी गया है सेठ हुकुमचंद। सो बाय रिलीजन ही वाज हिंदू। तो जैसे जैसे कलकत्ता में पॉपुलेशन बढ़ने लगी मुस्लिम्स की, जैन्स की, बुद्धिस्ट्स की, वैसे वैसे और ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप होने लगी। तो कलकत्ता के बारे में हमने पढ़ा कि वहाँ पे मरवारीज़ ने सबसे पहले बिज़नेस सेटअप किया, और रीज़न ये था कि वो लोग काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन्स थे, उन्हें पता था कि ट्रेड कैसे किया जाता है, और फिर ट्रेड के ज़रिए या फिर जो मैंने कहा ब्रोकर्स
or as traders, as money lenders. They had earned money and they invested that amount, that money, in the establishment of industries. So finally number of industries came into existence during the 20th century, especially in Calcutta, and these industries were mostly set up by these Marwari businessmen. Now let us turn to the third इंडस्ट्रियल कैपिटल सिटी, दैट इज़ अहमदाबाद. तो अहमदाबाद का जो केस है वो थोड़ा डिफरेंट है. अहमदाबाद का केस डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कलोनियलिज्म काफ़ी लेट स्टार्ट हो गया है. एज यू नो इट इज़ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. मैंने पहले भी कहा 1818 के बाद ही यहाँ पे कलोनियलिज्म स्टार्ट हुआ, जबकि बंगाल में 1750 से स्टार्ट हो गया. तो इस वजह से वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन थी वो नहीं हुई, और जो ये लोग थे यहाँ के बिजनेसमैन थे, उन्होंने वो खुद एक बिज़नेस कम्युनिटी थी, या यूँ कहेंगे अहमदाबाद के जो लोग थे वो खुद अपने आप में एक बिज़नेस कम्युनिटी थी. और उनकी ये बिज़नेस कम्युनिटी होने की वजह ये थी क्योंकि वो पहले से ही गुजरात कोस्ट, जो आपको सूरत वूरत याद होगा, वहाँ से वो ट्रेड करते थे विथ चाइना या विथ ईस्टर्न एशिया या मिडल ईस्ट के साथ, ईस्टर्न अफ्रीका के साथ ये लोग काफ़ी ट्रेड करते थे. इस ट्रेड के ज़रिए उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया. लेकिन एक और ख़ास बात थी अहमदाबाद में कि यहाँ के जो बिजनेसमैन थे या हिंदुस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट्स बाद में जो बन गए, वो लोग ज़्यादातर मनी लैंड करते थे, यानी वो पैसा सूद पे देते थे. और क्यों सूद पे देते थे, किन को देते थे? वो सूद पे देते थे पैसा अपने उन लोगों को जो उसी अहमदाबाद में ही रहते थे, या जो अहमदाबाद के रहने वाले लोग थे, ख़ासतौर पे जो हिंदूज़ थे उनको देते थे. और क्योंकि उन लोगों को ब्रिटिश एजेंसीज़, या हम कहेंगे जो ब्रिटिश बैंक्स थे उस टाइम के, वो उनको लोन्स नहीं देते थे. तो उन्हें डर लगता था शायद बैंकरप्ट हो जाएगा, या फिर शायद ये डिफसाइट होगा, या फिर ये हमारा नुकसान करेंगे. तो इस वजह से उन्हें कोई लोन नहीं देता था. तो ये लोग जिनके पास ये पैसा था, जो अहमदाबाद के रिच लोग थे, जिनको ट्रेड करना आता था, जो कभी ये मनी लेंडर्स थे, जो ट्रेडर्स थे, तो इन्होंने अपने लोगों को लोन देना शुरू किया और लोन का इंटरेस्ट कम किया एज़ कम्पेयर टू द ब्रिटिश एजेंसीज़. जहाँ ब्रिटिश एजेंसीज़ हाई रेट इंटरेस्ट डिसाइड करते थे, सेट करते थे, वहीं ये लो करते थे. दूसरी बात, ये लोगों से पैसे भी लेते थे एज डिपॉजिट, या यूँ कहेंगे दे वर जस्ट द बैंकर्स. बैंकर मतलब होता है जब आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो ये देते थे इंटरेस्ट पे. तो कुछ लोग 6 महीने से 10 साल तक का पीरियड भी होता था किसी को जो इनके पास अपना पैसा रखता था. तो जब इनके पास पैसा आ गया जो डिपॉजिट रखा गया है, और इन्हें पता था कि 10 साल बाद ये आएंगे लेने के लिए, तो इन्होंने वो पैसा इन्वेस्ट किया और इस तरह से अपनी जो छोटी मोटी मिल्स थी, इंडस्ट्रीज़, वो एस्टैब्लिश की. तो दूसरा, ये काफ़ी मशहूर थे पहले से ही इस वजह से. तीसरा, इन पे जो हिंदुस्तानी लोग थे वो काफ़ी ट्रस्ट करते थे. तो इसी वजह से अहमदाबाद में जो मिल्स बनी, जो हिंदुस्तानियों ने बनाई, वो बाद में इंडस्ट्रियल, हम कहेंगे इंडस्ट्रियल यूनिट्स बन गए. और जब इंडिपेंडेंस मिल गई तो यहाँ का जो ये इंडस्ट्रियल सेटअप था वो काफ़ी डेवलप होने लगा, और इस वजह से आज भी जो अहमदाबाद है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट समझा जाता है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से. यहाँ पे भी काफ़ी यूरोपियन इंडस्ट्रीज़ थी, इसमें कोई शक नहीं, मिल्स थी, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ बाद में बनी वो हिंदुस्तानियों की बनी. तो 3 इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा. एक, पारसीज़ इन बॉम्बे. सेकंड, मरवारीज़ इन कलकत्ता. एंड थर्ड वन जो यहाँ पे थे अहमदाबाद में, दीज वर मोस्टली द हिंदूज़. तो दीज वर द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया which witnessed early industries, which witnessed the establishment of early industries. So besides these industries, number of industries also came up during the 20th century, especially between the World War First and World War Second. It means the period starting from 1914 to 1945. As you know, during this period most of the world was engaged in war, and the supplies, the exports and imports were adversely affected by the war. As a result of that, the Indian industrialists invested their money to regain or recapture their own market which was lost to them
ड्यू टू द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स। जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स की वजह से लॉस हुआ था मार्केट, इन्होंने गेन करने की कोशिश की। और ख़ास तौर पे जो पहले इंडस्ट्रीज़ बनी वो थी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, चाहे वो जूट की हों, कॉटन की हों, या फिर इस तरह की वूलन इंडस्ट्रीज़ हों। तो यहाँ तक ये हमारा ये टॉपिक क्लोज़ हो गया। तो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट्स का यहाँ पे नाम भी दिया गया है, वो आप खुद भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ूँगा कंप्लीट। As colonial control over Indian trade tightened, the space within which Indian merchants could function became increasingly limited. They were barred from trading with Europe and in manufactured goods and had to export mostly raw materials and food grains, raw cotton, opium, wheat, indigo required by the British. They were also gradually edged out of the shipping business. तो जैसे जैसे ब्रिटिश रूल टाइट हो गया, वैसे वैसे जो इंडियन मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उनको इस ट्रेड में आउट कर दिया गया। और फाइनली दे बिकेम द ट्रेडर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, जिसमें आप कॉटन, ओपियम, वीट और इंडिगो की बात करेंगे। तो इसी ट्रेड से उन्होंने जो पैसा कमाया था और बाद में इस पैसे को इन्वेस्ट किया इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो यहाँ ओपियम की भी मैंने बात की, कॉटन की बात की, वीट दैट वाज फूड ग्रेन, तो जो एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोप, स्पेशली ड्यूरिंग द वॉर टाइम, क्योंकि उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर था वो काफ़ी इफेक्ट हुआ था यूरोप में। तो ये भी था। इंडिगो आप पढ़ चुके हैं एट्थ में, जो डाई के लिए यूज़ किया जाता था और इसकी डिमांड थी काफ़ी यूरोपियन मार्केट में, और हिंदुस्तान इसको प्रोड्यूस करता था और हिंदुस्तान के लोग इसको बेचते थे। तो यहाँ तक ये टॉपिक क्लोज हो गया। यहाँ पे दो पर्सन्स हैं, जमशेद जी टाटा और द्वारकानाथ टैगोर, जो काफ़ी मशहूर माने जाते हैं। आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ही, जैसे द्वारकानाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे, ही इन्वेस्टेड इन शिपिंग, शिप बिल्डिंग, माइनिंग, बैंकिंग, प्लांटेशंस एंड इंश्योरेंस। तो जमशेद जी टाटा, जिनकी काफ़ी मशहूर है एक टाटा एंड स्टील इंडस्ट्री, तो आप समझ सकते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे कुछ फॉरेन इंडस्ट्रीज़ का नाम मैं लूँगा, जिनमें एक थी बर्ड हिगलर्स एंड को, एंड्रयू यूल and Jardine Sickner and Co. These were the British industries which were established in India, and with the passage of time, number of joint stock companies, it means number of persons established one company to sell different kinds of products at one place, and they were called as joint stock companies, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स थे, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ बेची जाती थी। तो यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में भी आपने जान लिया कि किस तरह से उनका बिजनेस सेटअप हो गया। यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर कर दूँ, जो अर्ली या जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कभी सिक्योरिटी मिली और ना ही फाइनेंसेस मिले और ना ही उन्हें कोई कैपिटल मिला। तो जो भी उनके पास पैसा था वो उनका अपना था और उन्होंने उसी पैसे को इन्वेस्ट किया। जबकि जो ब्रिटेन से आते थे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे लोन्स प्रोवाइड करती थी लो इंटरेस्ट रेट पे, और कभी कभार उसमें सब्सिडी भी होती थी कि आप 2-3 साल तक कोई पे नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद आप पे कीजिए। बल्कि यहाँ तक मैं कहूँगा कि जब लोन प्रोवाइड किया जाता था यूरोपियन इंडस्ट्रियलिस्ट को हिंदुस्तान में, तो उसको ये भी कहा जाता था अगर आपका बिजनेस सेटअप हो गया तो आप लोन वापस कीजिएगा, अगर ये फेल हो गया तो कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। तो you can understand what kind of facilities were given to the European industrialists and how Indian industrialists were discriminated in their own market, in their own country. Clear? Look at this picture. It will show you partners in enterprise, J.N. Tata, R.D. Tata, R.J. Tata and Sir D.J. Tata. These are called the Tatas. How they established, how they worked in India, especially in Jamshedpur, which is popularly known as Industrial Center of India. तो यहाँ पे आप इनके बारे में जान सकते हैं। तो हमारे पास अब नया क्वेश्चन है डियर, where did the workers come from? तो डियर किड्स, सबसे पहले जैसे जैसे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़, मिल्स बनती गई वैसे वैसे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ी, और जैसे जैसे ये बढ़ती गई वैसे वैसे वर्कर्स भी ज़्यादा आने लगे। यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट देखिए, इन 1901 देयर वर 5,84,000 वर्कर्स इन इंडियन फैक्ट्रीज़, लेकिन 1946 में ये नंबर देखिए, इट वाज 24,36,000। तो खुद समझ सकते हैं
कि कितने लोग इन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, मिल्स में काम कर रहे थे, ये कहाँ से रहे थे। ओबेसली जो इंडस्ट्रियल सेंटर हुआ करता था, पहले पहले जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स बने, जो जैसे कलकत्ता, अहमदाबाद या बॉम्बे बने, तो नेबरिंग विलेजेस से लोग आते थे, नेबरिंग एरिया से लोग आते थे काम की तलाश में। लेकिन बाद में ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया। देखिए कैसे चेंज हो गया। पहले सिर्फ नज़दीक के रीजन से, नज़दीक के गांव से या नज़दीक के इलाकों से लोग आते थे काम करने के लिए, क्योंकि घर से लेकर इंडस्ट्री तक का जो ये रोड था या रास्ता था, वो काफ़ी शॉर्ट होना चाहिए था, क्योंकि वापस जाना था शाम को घर, तो काम भी बहुत देर तक करना पड़ता था। इस वजह से जो डिस्टेंस होती थी between industry and we can say the village, it was very much short, so that people, so that workers can went to their homes after finishing their work. लेकिन बाद में इस इंडस्ट्रियल सेंटर को प्रमोट करने के लिए रोड्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। जैसे जैसे रेलवेज बनती गई, ट्रैम्स, बॉम्बे ट्रैम्स हम बोलते हैं उस गाड़ी को जो ट्रेन की तरह दिखती है और ट्रैक पे चलती है, मगर सिंपल ट्रैक्स जो रोड पे होते हैं। तो ट्रैम आप आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा वर्क लाइफ एंड लेजर, उसमें आपको ये सब चीज़ें समझ आएंगी। ट्रैम किसको बोलते हैं? इट इज़ जस्ट लाइक अ ट्रेन, स्मॉल ट्रेन, आइदर 1 स्टोरी और 2 स्टोरीज। तो जैसे जैसे ट्रेनर्स या जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इम्प्रूव होता गया, वैसे वैसे घर से लेकर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से लेकर घर तक का जो आने जाने का जो टाइम है वो बचता गया, और इट बिकेम ईजी टू रीच होम अर्लियर. So with the passage of time, the people began to come from distant areas to work in these factories and industries, and even sometimes people came from far-flung areas which were either totally cut off from the industrial units or had vast distances. तो ये कैसे मुमकिन हो गया? उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को छोड़ दिया और सिटीज़ में रहने लगे। और आप आज भी देख सकते होंगे बॉम्बे, कलकत्ता या आजकल की जो सिटीज़ है, वहाँ पे अभी भी स्लम्स नज़र आते हैं, वो कच्चे हाउस नज़र आते हैं जहाँ पे ये वर्कर्स, जहाँ पे ये लेबरर्स रहते थे। तो इस बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। So in most industrial regions, workers come from distant districts around. Peasants and artisans who found no work in the village went to the industrial centers in search of work. Over 50% workers in the industrial centers in search of work. Over 50% workers in the Bombay cotton industries in 1911 came from the neighboring district of Ratnagiri, while the mills of Kanpur got most of their textile hands from the villages within the district of Kanpur. So most often mill workers moved between the village and the city, returning to their village homes during harvests and festivals. तो यहाँ पे मैंने पहले भी कहा, ज़्यादातर जो लोग काम करने के लिए आते थे वो या तो लेबरर्स होते थे या पीजेंट्स होते थे या कल्टिवेटर्स होते थे या आर्टिजन्स होते थे, वही लोग आते थे। और आपको पता है गांव में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर करते हैं, तो जब कभी भी एग्रीकल्चर सीज़न होता था, ये लोग वापस अपने गांव की तरफ जाते थे। तो जिनको इंडस्ट्रीज़ नज़दीक होती थी वो रोज़ घर आते जाते थे लेट। तो आपको पता है वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थी, समटाइम्स बिटवीन 10 to 16 आवर्स, तो इस वजह से लेट घर आना होता था। तो जो जो एरियाज़ नज़दीक थे वहाँ पे आना जाना इजी था, जो डिस्टेंट थे वहाँ पे जो लोग काम करने के लिए आते थे वो अपनी फैमिलीज़ को छोड़ते थे, और इस वजह से उनकी जो जॉइंट फैमिलीज़ थी वो ब्रेक होती थी, और फिर सीजन्स में अक्सर घर चले जाते थे। समटाइम्स फेस्टिवल्स के सीज़न टाइम पे भी चले जाते थे। So over time, as news of employment, separate workers traveled great distances in the hope of work in the mills. From the United Provinces, for instance, they went to work in the textile mills of Bombay and in the jute mills of Calcutta. तो जैसे जैसे दूसरों तक न्यूज़ पहुंची कि सिटीज़ में काम मिलता है, वैसे वैसे ये वर्कर्स दूर दराज इलाकों से आने लगे। जैसे यहाँ पे यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसको आप उत्तर प्रदेश कहते हैं, या उसके आसपास के इलाके, वो गए फिर काम करने के लिए बॉम्बे या फिर जो कलकत्ता है वहाँ पे काम करने लगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल बिगेन टू कम फ्रॉम distant lands so that to work in these factories, industries and to earn their livelihood. But
Gradually, the condition of workers became miserable due to the long working hours and low wages. We will discuss all these things, and we have already discussed it in case of Britain. Now it's all about India. We will discuss about all these things in the coming topic. तो डियर किड्स, यहाँ पे फिर से थोड़ा सा एक और टॉपिक जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, फिर करेंगे। तो जॉब मिलना कोई आसान नहीं था। इन मिल्स, इन इंडस्ट्रीज़ में जॉब मिलना इतना आसान नहीं था। जॉब मिलने के लिए भी अप्रोच होना ज़रूरी था। यानी अगर किसी का रिश्तेदार किसी मिल फैक्ट्री में काम करता है तो समझ लीजिए उसको जॉब मिल गया। लेकिन अगर किसी का नहीं है तो वो क्या करे? वो जब निकलते थे तो उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती थी, खाने पीने की चीज़ें नहीं होती थी। तो कभी कभार तो हफ्ते, कभी कभार महीने गुजर जाते थे काम के बगैर। और इस बीच में वो कभी रोड साइड पे, कभी स्ट्रीट्स पे, कभी किसी गंदी जगह पे रहते थे, कभी गार्डन्स में जहाँ पे इसको जगह, इनको में जगह, कभी अंडर ब्रिजेस वो रहते थे। तो कोई ऐसी जो जगह थी जहाँ पे वो सेटल होते, ऐसा कुछ नहीं था। तो जॉब मिलने के लिए आप किसके साथ अप्रोच करना पड़ता था? अ पर्सन हु वाज द एजेंट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, ही वाज कॉल्ड एज जॉबर। तो एक पर्सन हुआ करता था जिसको इंडस्ट्रियलिस्ट खुद अपॉइंट करके रखते थे, जिसका काम था गांव से लोगों को बुलाना, गांव से लोगों को लाना काम के लिए। तो जब कभी भी किसी को काम की ज़रूरत होती तो जॉबर उसके पास जाता ये कहने के लिए कि आपको मैं जॉब दूंगा, तो जॉब भी मिलेगा, खाने पीने का खर्चा भी मैं उठा लूँगा, ये सब कुछ। लेकिन ही हैड टू पे कमीशन। इट मीन्स जब किसी को जॉब मिलता तो उसको इस जॉब देने वाले को कमीशन देना पड़ता था। कभी कभार ये गिफ्ट्स भी ले जाने पड़ते थे। तो यूँ समझ लो जिसको हम करप्शन कहते हैं आज मॉडर्न सेंस में, ये तब ज़्यादा आम हुआ करता था, वो भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा, गेटिंग जॉब वॉज ऑलवेज डिफ़िकल्ट इवन व्हेन मिल्स मल्टीप्लाइड एंड द डिमांड फॉर वर्कर्स इंक्रीज्ड। The numbers seeking work were always more than the jobs available. As today you can see, जितने जॉब होते हैं उससे 10 गुना या 100 गुना लोग वेट करते रहते हैं जॉब के लिए। तो जॉब्स कम होते हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड यूथ जो होती है वो ज़्यादा होती थी। तो तब भी ऐसा था। Entry into mills was also restricted. Industrialists usually employed a jobber to get new recruits. Very often the jobber was an old and trusted worker. He got people from his village, ensured them job, helped them settle in the city, and provided them money in times of crisis. The jobber therefore became a person with some authority and power. He began demanding money and gifts for his favor and controlling the lives of workers. So the number of factory workers increased over time. However, we will discuss all these things in the next topic that will come to us. तो यहाँ पे जॉबर की मैं बात कर रहा हूँ। जॉबर अक्सर एक ट्रस्टेड पर्सन होता था जिसको काफ़ी टाइम हो चुका होता था काम करते हुए किसी इंडस्ट्री मिल या फैक्ट्री में। तो उसका काम ही था लोगों को रिक्रूट करना, और रिक्रूट करने के लिए वो उनसे गिफ्ट्स, उनसे कमीशन, उनसे पैसा भी लेता था। कभी कभार ये जो कमीशन था ये मंथली बेस्ड होता था, यानी जितना भी एक वर्कर कमाता उसको मंथ के एंड पे कुछ ना कुछ परसेंटेज इस जॉबर को देनी पड़ती थी। लेकिन जब तक जॉब मिल जाता तब तक सारा खर्चा ये जॉबर खुद उठाता था। यानी रहने सहने की जो रहना सहना या खाने पीने की चीज़ें या और जो ज़रूरतें होती थी वो उसको मिलती थी, उस पर्सन को जो जॉब की तलाश में आता था। तो यू कैन अंडरस्टैंड ये बिल्कुल वैसा ही ट्रेंड था जैसा कि यूरोप में आपने डिस्कस किया, ख़ासतौर पे इंग्लैंड में जो हमने डिस्कस किया। अब हिंदुस्तान में जो जॉबर था ये कैसा था, तो यू कैन सी द फोटोग्राफ। इट विल शो यू ऑन द राइट साइड फिगर 20 हेड जॉबर। तो ये भी कोई ये दूर से ही दिखता था कि ये जॉबर है, जॉब देने वाला। तो कभी कभार फॉल्स जो इन्फॉर्मेशन थी वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी लोगों को देता था। मसलन मैं आपको जॉब दिलाऊंगा, आपका यहाँ से आने जाने का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, सब कुछ, काम ऐसा है, बैठ कर खाना है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब वर्कर वहाँ पहुँच जाता था तो कंडीशन कुछ और होती थी। तो आपको याद होगा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या और भी जो मिल स्ट्राइक उस दौरान हुई,
कि वहाँ के जो मिल वर्कर्स थे उनके वेजेस लो थे, उनको काम के लिए ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता था, ज़्यादा देर तक काम करने के लिए। साथ ही में हेल्थ एंड सैनिटेशन का कोई प्रोग्राम नहीं था, रहने के लिए झोंपड़पट्टी हुआ करती थी, कभी कभार चॉल्स में रहना पड़ता था। और ये चॉल के एक एक रूम में कभी 15 से 20 लोग एक साथ रहते थे। सफोकेशन या गंदगी की वजह से, पोल्यूशन की वजह से इनकी लाइफ काफ़ी अफेक्टेड होती थी, और कभी कभार इनको छुट्टी भी नहीं मिलती थी वापस जाने के लिए। इस तरह की इंफॉर्मेशन कभी कभार फंसा देती थी वर्कर्स को, जिसकी वजह से इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। तो फिगर 19 पे आप देखेंगे यंग वर्कर्स ऑफ बॉम्बे मिल 20th सेंचुरी में। तो देखिए कितने छोटे बच्चे, इनको भी काम दिया जाता था। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब किसी बच्चे को काम दिया जाता था तो वेजेस हमेशा लो होते थे एज़ कम्पेयर टू द मैन एंड वीमेन। अगर मेल को 100 रुपया दिया जाता है पर डे, तो फीमेल को 50 रुपीज़ और इस चिल्ड्रन को सिर्फ 25 रुपीज़, जबकि काम ये सब बराबर करते थे 10 to 16 hours. With this we have finished this topic. Factories come up. Inshallah we will discuss the next topic, that is the peculiarities of industrial growth. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्पिनिंग सिस्टम है उसमें ज़्यादातर वीमेन पार्टिसिपेट करती थी। तो जब ये एज 20th सेंचुरी में जब स्पिनिंग जनी या मशीन्स इंस्टॉल की गई तो इनका जॉब भी लॉस हो गया, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा द पेक्युलरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। टिल देन, खुदा हाफिज़।